हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियाई। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कि न्यूक्लियस होता क्या है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है और वो एनर्जी कैसे कैसे अपन अपने यूज़ में ले सकते हैं, इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन कंपोजिशन के बारे में अगर अपन बात करें तो कंपोजिशन अपने को पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस किसका, हाइड्रोजन का। इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कितना होता है, प्रोटॉन के पास में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो रेस्ट मास होता है प्रोटॉन का वो कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ऐसे अगर अपन बात करें कि न्यूट्रॉन क्या होता है, तो न्यूट्रॉन हमें पता है कि ये क्या होता है, चार्जलेस पार्टिकल होता है, और जिसका जो रेस्ट मास होता है वो कितना होता है, 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो ये तो बात आती है प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। इसके बाद हम बात करें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है, आइडेंटिकल पार्टिकल है। किस सेंस में, मास के सेंस में, क्योंकि उनका जो मास होता है वो नियरली क्या होता है, सेम होता है। अब इसके बाद में बात आती है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो उससे वो दोनों अलग नहीं होते, मतलब न्यूक्लियर फोर्स से उनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात क्या आती है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है तो साथ में ही, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों साथ में रहते हैं तो इनको हम जनरली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में कंबाइनली किस नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियन के नाम से जाना जाता है। फिर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली किस नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियन के नाम से। ठीक है, अब कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। सबसे फर्स्ट क्या आता है, न्यूक्लियन। तो अभी मैंने बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस नाम से जाने जाते हैं कंबाइंड फॉर्म में, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। मतलब किसी भी न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट अपन कैसे करते हैं, जेड से। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर दो ही चीज़ें होती है, एक तो क्या होता है प्रोटॉन और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली जिस नाम से जाना जाता है वो क्या होता है, न्यूक्लियन। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मास नंबर। ठीक है, और इसको जो डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, अब कोई न्यूट्रल एटम है तो अब जनरली रिलेशन अपन कैसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड। अब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर प्रोटॉन जेड है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, जेड, क्योंकि एटम जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन को किसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। नेक्स्ट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। अब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या है, ए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, जेड। तो ओनली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो कैसे निकालेंगे अपन, ए माइनस जेड, क्योंकि ए क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और जेड क्या है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन निकाल देंगे तो ओनली क्या बचेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसलिए ए माइनस जेड, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल एन से। नेक्स्ट क्या आता है, न्यूक्लियर मास। न्यूक्लियर मास क्या होता है, टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस। मतलब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर टोटल दो ही चीज़ें हैं, प्रोटॉन है और क्या है, न्यूट्रॉन है, तो दोनों का जो मास कंबाइंड फॉर्म में होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मास। नेक्स्ट क्या आता है, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर क्या होता है, व्हेन एन एटम इज टॉक्ड विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू न्यूक्लियर कंपोजिशन। मतलब अपन उसके कंपोजिशन की बात कर रहे हो, कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो उस चीज़ को अपन को क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है किसी भी न्यूक्लियाइड को, कि एक्स, कोई भी एलिमेंट है उसका जो सिंबल है अपन उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स। और ओवरऑल जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए एक्स जेड। ए कहाँ आता है, टॉप पे, और जेड कहाँ आता है, बॉटम पे। ए मतलब कोई भी एलिमेंट उसके टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या बताएगा, मास नंबर, और बॉटम के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है वो क्या लिखा, वो क्या बताएगा, एटॉमिक नंबर। फिर से कोई भी एलिमेंट है उसके टॉप पे लेफ्ट साइड में जो लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, टोटल मास नंबर। मास नंबर मतलब वो क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और नीचे जो लिखा होता है डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वो अपन किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड।
जेड क्या बताता है अपने ओनली टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, किसी भी एलिमेंट का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की। अब जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, गोल्ड न्यूक्लियस के लिखा हुआ है, तो 197 AU 790। इसका मतलब क्या है कि 197 AU का मतलब क्या है कि 197 क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, और 79 क्या है, ओनली प्रोटॉन्स, ठीक है। फिर से 197 क्या है, न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और 79 क्या है, ओनली प्रोटॉन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो क्या है, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसोमर्स, ये चीज़ें क्या होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। वो एलिमेंट के वो सारे एटम जिनका क्या है, सेम एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर सेम है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम है, लेकिन डिफरेंट मास नंबर, लेकिन उन सबका जो मास नंबर है वो क्या है, डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो जैसे अगर अपन हाइड्रोजन के आइसोटॉप की बात करें तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप कितने होते हैं, 3। एक क्या होता है, प्रोटियम, ठीक है, दूसरा क्या होता है, ड्यूट्रियम, और तीसरा क्या होता है, ट्रिटियम। इसका प्रोटियम का क्या होता है, अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन 1H1, ड्यूट्रियम का क्या होता है 2H1, और ट्रिटियम का कितना होता है 3H1। अब जैसे ड्यूट्रियम की बात करें तो 2H1 का मतलब क्या है कि जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 1, और जो कि मास नंबर है वो कितना है 2। मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं 2, और प्रोटॉन कितने हैं 1, ठीक है। इस टाइप से अपन रिप्रेजेंट करते हैं किसको, आइसोटॉप्स को। नेक्स्ट क्या आता है अपना, ये एक और एग्जांपल दे रखा है जैसे लिथियम का, इसमें देख लो 6Li3 और ऐसे 7Li3, तो 3 क्या है एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्या आता है, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है, द एटम्स हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मतलब वो सारे एटम जिनका मास नंबर क्या है, सेम। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो क्या है, सेम, लेकिन उनके जो ओवरऑल प्रोटॉन है वो क्या है, डिफरेंट है। अब जैसे यहाँ पे अपन बात करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो 3H1 और 3He2। अब इसमें देखो टॉप दोनों के क्या आ रहे हैं 3, तो ऊपर भी 3 है, इसमें भी 3 है, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का जो मास नंबर है वो क्या है, सेम, लेकिन दोनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, डिफरेंट है। फर्स्ट में कितने 1 और इसमें कितने हैं 2, ठीक है। तो किसको बोलते हैं आइसोबार्स, द एटम हैविंग द सेम मास नंबर, वो सारे एटम जिनका मास नंबर क्या है, सेम, और डिफरेंट क्या है उनका एटॉमिक नंबर, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। ऐसे ही नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्या आता है, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स किसको बोलते हैं, जिनके अंदर वो सारे न्यूक्लियाई जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है। फिर से न्यूट्रॉन्स का नंबर जिनमें सेम होता है उनको आपस में क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। जैसे यहाँ पे देखो क्लोरीन और पोटेशियम, क्लोरीन के अंदर क्या है 37 क्या दे रखा है मास नंबर, और पोटेशियम का 39 क्या है मास नंबर। अब दोनों का मास नंबर क्या है, डिफरेंट। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि 17 क्या है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, और 19 यहाँ पे क्या है एटॉमिक नंबर, तो मतलब न तो मास नंबर सेम हो रहा है ना एटॉमिक नंबर सेम हो रहा है। लेकिन अगर मैं न्यूक्लियस निकालूँ कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 37 माइनस 17। अब 37 माइनस 17 करते हैं तो कितना आता है 20, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो नंबर है वो कितना है 20। और अगर अपन ऐसे ही यहाँ पे बात करें पोटेशियम में, तो पोटेशियम में कितना है 39 माइनस 19, 39 माइनस 19 भी कितना आता है 20। मतलब दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितने हैं 20, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसमें सेम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। नेक्स्ट क्या, आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं कि these are the nuclei with same atomic number and same mass number but existing is a different energy state। मतलब वो सारे न्यूक्लियाई जिनमें एटॉमिक नंबर भी सेम है और मास नंबर भी सेम है, लेकिन उनका जो एनर्जी स्टेट है वो क्या है, डिफरेंट, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। नेक्स्ट क्या आता है, एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, अब यार जो बहुत छोटी क्वांटिटीज है उनको अपन को मेजर करना है तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड तो चाहिए, तो वो जो स्टैंडर्ड होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट जो है उसको डिफाइन कैसे करा, तो एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन इस तरह से करा हुआ है कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन 12 एटम। अब कार्बन 12 एटम क्या होता है, जिसमें 6 क्या होते हैं प्रोटॉन और 6 क्या होते हैं न्यूट्रॉन। अब 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए 12। अब हो गए टोटल कितने हो गए 12, और उसी में अपन डिवाइड कर रहे हैं किसका 12 का, तो इससे अपन को क्या मिल जाता है, मास मिल जाता है बहुत सही से।
इसको क्यों काम में लिया, क्योंकि 99% के अंदर जो कार्बन 12 एटम होता है वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है। इस रीजन से अपन कार्बन 12 यहाँ पे काम में लेते हैं, ठीक है। तो अब हमेशा अपन जो मास मेजर करेंगे वो किसके अंदर करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, ठीक है। और एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, 1/12 ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब एक्चुअल मास इसका है कितना, तो एक्चुअल मास इसका कितना है 1.992678 इंटू 10⁻26 kg। उसमें किसका डिवाइड कर रहे हैं, 12 का डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 AMU जो फाइनल अपना आ रहा है वो आ कितना रहा है 1.660565 इंटू 10⁻27 kg, जो कि अपन को क्या करना है, लर्न रखना है, ठीक है। तो 1 AMU ये आ गया। अब अपनी जितनी भी जो मासेस होते हैं, स्मॉल मासेस, अपन सबको किसकी टर्म्स में कैलकुलेट करके रखते हैं, AMU के टर्म्स में। तो देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी AMU के टर्म्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे ही मास ऑफ प्रोटॉन भी, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी, और मास ऑफ हाइड्रोजन भी, ठीक है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ओनली डायरेक्ट अपन जो मास है वो इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टर्म्स में क्यों नहीं कैलकुलेट करते। तो इससे होता ये है कि जनरली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो इंडिविजुअल मास होता है वो क्या होता है, ज़्यादा एज कम्पेयर टू जब वो किसी न्यूक्लियस का पार्ट होते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये एक बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, मास रिलीज हो जाता है, जो कि अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस रीजन से अपन जनरली जो कंपेयर करते हैं वो किसके करते हैं कि 1/12 ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। नेक्स्ट क्या टॉपिक है अपना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन ऑलरेडी ही पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 11 में। एक बार क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, जो बहुत छोटी यूनिट्स होती है उनको अपन किस में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो कितना होता है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को मैं 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस से जब मैं उसको क्या करूँगा, एक्सेलरेट करूँगा, तो जो उसको एनर्जी मिलेगी उसी को अपन क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसकी वैल्यू कितनी आती है 1.602 इंटू 10⁻19 जूल। तो जनरली जो अपन करेंगे वो इसी में मेजर करेंगे। अब जो बिगर यूनिट्स होती है इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही मल्टीपल, तो उसको अपन किस में मेजर करते हैं, जनरली मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मिलियन कितना होता है 10⁻6, तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.602 इंटू 10⁻30 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, रिलेशन बिटवीन AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट एंड मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कैसे निकालते हैं अपन, तो मास एनर्जी इक्विवेलेंट जो होता है अपना एस्टी ने जो दिया था क्या है, E = mc²। तो अगर अपन वैल्यूज पुट कर दें, मास की जगह 1 AMU पुट कर रहे हैं और c अपन को पता ही है स्पीड ऑफ लाइट, तो वहाँ से E जो है वो कितना निकल जाता है, मल्टीप्लाई होके 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे अपन को क्या पता चल जाता है कि जो 1 AMU है वो किसके इक्वल है, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो क्या है, न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज को किसे कैसे मतलब समझ सकते हैं इस चीज़ को, कि जैसे एक एटम होता है वैसे किसकी साइज होती है, न्यूक्लियस के। पर जो न्यूक्लियस होता है वो सॉलिड नहीं होता है। अब बोल सकते हैं कि सरफेस नहीं है, पर क्या है, वेल डिफाइंड बाउंड्री इसके पास नहीं है। अब वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है लेकिन फिर भी अब कुछ ना कुछ साइज़ है, जो कि अपन ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो देखे थे रदरफोर्ड के, उसमें हमने समझा था इसकी साइज़ को। तो अब कैसे निकालें, तो अब एक्सपेरिमेंट क्या शोज करते हैं कि जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास नंबर के। फिर से एक न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना होगा वो डिपेंड है मास नंबर कितना है। मास नंबर क्या होता है, उसके पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कि उसका जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा, न्यूक्लियस का वॉल्यूम। और अगर मास नंबर कम है मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कम है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम। अब वॉल्यूम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास नंबर के। तो अपन ने वॉल्यूम को क्या करा, वॉल्यूम कितना होता है अपने पास 4/3πr³ प्रोपोर्शनल है किसके, ए के। अब 4/3π भी क्या है, कांस्टेंट, तो इसको भी प्रोपोर्शनल में डाल दिया। तो इसका मतलब जो आर है वो क्या आ जाएगा, आर डायरेक्टली मतलब रेडियस जो होगी वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, मास नंबर की 1/3 पावर के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ से अपन क्या देखते हैं कि अब वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हटाते हैं तो क्या आता है, R0। तो जो रेडियस होती है न्यूक्लियस की प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर के प्रोपोर्शनल हो जाती है, ठीक है। तो R = क्या आ जाता है, R0 A⁻1/3। तो R0 क्या है, कांस्टेंट है जो कि ऑर्डर का होता है, कौन से ऑर्डर का होता है, न्यूक्लियर फोर्स के रेंज के ऑर्डर का।
अब जनरली अपन क्या देखते हैं कि आर नोट की जो वैल्यू आती है जब निकाली गई वो कितनी है 1.2 फर्मी, या फिर और क्या बोल सकते हैं इसको कि 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो ये तो बात किसकी हो गई अपनी जनरली न्यूक्लियर साइज की। अब अपन बात कर रहे हैं इसके बाद में न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी मतलब न्यूक्लियस में कितनी डेंसिटी है। तो कैसे कैलकुलेट की गई इसकी डेंसिटी की, जो द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ ए न्यूक्लियस टू इट्स वॉल्यूम। ऑब्वियसली बात है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। अब मास कैसे निकाले न्यूक्लियस का, तो मास अपन को पता है कि अब डिपेंड किसका निकाल रहे हैं, तो अपन ने बात कर ली कि जो मास है एवरेज मास है किसका, स्मॉल एम जो है एवरेज मास है किसका, न्यूक्लियन का। तो मास ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, अब एक न्यूक्लियन, न्यूक्लियन क्या होता है एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन, उसको अपन क्या बोलते हैं न्यूक्लियन। तो यहाँ पे एज्यूम क्या कर रहे हैं अपन, एक न्यूक्लियन का मास कितना है स्मॉल एम। अब ओवरऑल कितने न्यूक्लियन है वो डिपेंड होता है किसके ऊपर, मास नंबर के ऊपर। तो अपन उसको मल्टीप्लाई कर दे ए से, तो अपने को क्या मिल जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि हर जितने भी न्यूक्लियस होते हैं सबके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ ए होता है। तो अपन ने कॉमन एम से उसको डिवाइड कर दिया, कॉमन एम ये जो स्मॉल एम है ये यहाँ पे क्या है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो उसको अगर मास नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल मास पता जाता है किसका, न्यूक्लियस का। इसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³। अब आर जो है अभी अपन ने ऊपर निकाला न्यूक्लियर साइज से कि आर कितना होता है आर नोट a⁻1/3, वहाँ से ही निकल जाता है। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या आ जाती है मास अपन वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम अपन निकालते हैं तो ओवरऑल अपना बस्ता कितना है 3m/4/4πr⁻³ अब 3, अब m जो है m भी अपन को पता है, अब m अपन को पता है 4 पता है 3 पता है पाई पता है, और आर नोट अभी ऊपर अभी अपन ने कॉन्स्टेंट की वैल्यू देखी तो जो डेंसिटी निकाली जाती है वो डेंसिटी आती कितनी है 2.3 इंटू 10⁻17 kg। फिर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो डेंसिटी आती है वो डेंसिटी आती कितनी है 2.3 इंटू 10⁻17, 10⁻17 kg कितना होता है बहुत ज़्यादा। समझ पा रहे हो इस चीज़ को, जो वाटर की डेंसिटी अपन पढ़ते हैं वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 10⁻3 kg। अब 10⁻3 kg बात हुई वाटर की पर मीटर क्यूब के अंदर, तो 2 मिनट के लिए सोचो कि 10⁻17 kg कितना होता है बहुत ज़्यादा। तो सर फिर भी जो एटम का मास है वो कम क्यों होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है पूरे एटम के अंदर उसकी जो साइज होती है वो क्या होती है बहुत ज़्यादा कम। इस रीजन से अपन जनरली क्या देखते हैं कि एटम इतना हैवी अपन को नहीं दिखता। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है द एवरेज सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियन कितना होता है, जनरली जो एवरेज सेपरेशन होता है 10⁻⁻15 मीटर। अभी सेपरेशन के ऊपर क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन फील स्ट्रॉन्ग कुलामिक रिपल्शन। अब ऑब्वियसली बात है देखो न्यूक्लियस होता क्या है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन तो क्या होते हैं उनका कोई चार्ज नहीं होता तो उनके तो मतलब ही नहीं है। अब बात किसकी आती है प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज वाले इतने सारे प्रोटॉन अगर पास में रखे हुए हैं तो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगाएंगे, और रिपल्शन लगना है तो वो क्या हो जाने चाहिए अलग हो जाने चाहिए। तो फिर वो अलग क्यों नहीं हो रहे, आ रहा है समझ में, वो इतना अगर भारी रिपल्शन फोर्स लग रहा है कोलम्बिक तो वो अलग क्यों नहीं हो रहे। दूसरी बात क्या है मान लो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स उनको रोक रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो इतना होता ही नहीं है कि उनको रोक पाए उनकी मास की वजह से जो उनके पास होता है। इसका मतलब एक और फोर्स होता है जो उनको बांधे हुए है, किनको बांधे हुए है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, बहुत सारे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को एक साथ जो बांधे हुए है वो जो फोर्स होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो दिस स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियन, जो इंटरेक्शन उनके बीच में जो फोर्स होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन फोर्स। अब उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या प्रॉपर्टीज़ होती है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। अब सबसे ज़्यादा अपन को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th के स्टार्ट में कि सबसे ज़्यादा जो फोर्स होता है स्ट्रॉन्गेस्ट वो कौन सा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है शॉर्ट रेंज फोर्स, मतलब ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जैसे मतलब बहुत डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होते हैं तब तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर जाता है, लेकिन न्यूक्लियन जो होते हैं अगर वो दूर दूर चले जाएंगे तो उनके ऊपर ये फोर्स एक्ट नहीं करेगा। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि वो कौन सा होता है शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। कितनी तक वो एक्ट करता है ओनली 2-3 फर्मी तक एक्ट करता है न्यूक्लियन के अंदर। नेक्स्ट क्या होता है ये वेरी करता है डिस्टेंस के साथ। अब ये जो ग्राफ दिख रहा है ये ग्राफ पहली बार तो देख नहीं रहे अपन, ऐसा ग्राफ ऑलरेडी देख चुके हैं 11th के अंदर, याद करो चैप्टर नंबर जो 9 था अपना, तो सेम ही टाइप का ग्राफ अपना चलता है, तीसरी बार अपन पढ़ रहे हैं इसी ग्राफ को।
तो वेरिएशन विद डिस्टेंस मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है एक पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, वो कैसे चेंज होती है उनके सेपरेशन से, उसके सेपरेशन के कैसे वो एनर्जी चेंज होती है। तो अपन यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर R लेस देन आर नोट, R लेस देन आर नोट कितना है अपने यहाँ पे 0.8 फर्मी, उस 0.8 फर्मी के ऊपर जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, बिल्कुल मिनिमम। ठीक है, तो अपन क्या देखते हैं कि अगर आर नोट से कम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज, और अगर आर नोट से ज़्यादा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज, जो कि ज़ीरो हो जाती है। कहाँ ज़ीरो होती है, 4 फर्मी के ऊपर वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे इस ग्राफ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, तो ये कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर आर जो है आर नोट से कम है, अगर आर नोट से कम है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो डिस्टेंस है न्यूक्लियन के बीच की, अगर वो आर नोट से कम है, आर नोट कितना है 0.8, अब आर नोट से अगर वो चीज़ कम है तो क्या होगा कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज। डिस्टेंस है न्यूक्लियंस के बीच की अगर वो कम हो जाती है, देखो यहाँ पे कितना है 0.8, ये जो है ये कितना है 0.8, तो इस 0.8 से जैसे ही कम के बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है न्यूक्लियंस के बीच की, तो उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। देखो ये डिस्टेंस जब कम हो रही है इधर की तरफ चल रही है, कोई कम इधर की तरफ हो रही है, तो जब डिस्टेंस कम हो रही है अपन इधर की तरफ चल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो रही है, कम, और डिस्टेंस कम हो रही है उनके बीच में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, ग्राफ का जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़्यादा, और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। फिर से पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो रही है मतलब उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। और अगर ये जो डिस्टेंस है अगर ये ज़्यादा होती है तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो रही है, ज़ीरो। फिर से अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो रही है, ज़ीरो। अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो रही है इसका मतलब क्या है कि जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी थी नेगेटिव, वो कितनी थी, 0.8 पे, और सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल एनर्जी 0.8 पे, मतलब यहीं पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियंस के बीच में। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है कि वो जो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रहा है वो कैसे एक्ट कर रहा है, अट्रैक्टिव नेचर के अंदर वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि आर इक्वल टू जब 4 फर्मी हो रही है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो न्यूक्लियर फोर्स कितना हो जा रहा है, ज़ीरो। अब न्यूक्लियर फोर्स ज़ीरो हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है अपना, वो कौन सा फोर्स है, शॉर्ट रेंज का फोर्स है। नेक्स्ट नेगेटिव साइन, मैंने आपको बता ही दिया कि जो नेगेटिव साइन होता है वो क्या सिग्निफाई करता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स कौन सा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताता है इस ग्राफ से, चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर, मतलब कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है वो लगभग क्या लगता है, इक्वल लगता है, मतलब पार्टिकल के चार्ज से इसको मतलब नहीं होता। नेक्स्ट, मास डिफेक्ट एंड पैकिंग फ्रैक्शन। मास डिफेक्ट क्या होता है, अब जनरली क्या है कि जो आइंस्टीन की इक्वेशन है वो क्या है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो आइंस्टीन का जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वो अपन को क्या रिप्रेजेंट करता है कि जब पार्टिकल जो है रेस्ट पे होगा तब भी क्या होगा कि उसके पास क्या है, एनर्जी होगी, और बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी। ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर मतलब कि द मास ऑफ द पार्टिकल मेजर्ड इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द पार्टिकल इज एट रेस्ट इज कॉल्ड द रेस्ट मास। क्योंकि अपन को पता है कि जब पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसका जो मास होगा कितना होगा, रेस्ट मास, और उसकी किसे डिनोट करते हैं, एम नोट से, और उसकी जो टोटल एनर्जी हो जाएगी उस मोमेंट पे वो कितनी होगी, आइंस्टीन का अगर रिलेशन अपन काम में ले तो उसकी जो रेस्ट मास की एनर्जी है वो एम नोट सी स्क्वायर, रेस्ट पे जब वो है, और उसके साथ में अगर वो मोशन में आता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है। तो जनरली किसी भी पार्टिकल जिसका मास कितना एम, तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, एक तो उसकी रेस्ट मास की एनर्जी एम नोट सी स्क्वायर, प्लस उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है जब वो मोशन में है, तो दोनों के सम की इक्वल होती है। अब अपन को पता है कि जो मास और जो एनर्जी है वो दोनों क्या एक दूसरे में कन्वर्टिबल है। अब ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्टिबल है तो इनके लिए अपन डिफरेंट लॉज नहीं निकाल सकते, मतलब मास का अलग और एनर्जी का अलग नहीं निकाल सकते। तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ता है कि इन दोनों को क्या करना पड़ता है, यूनिफाई, एक करना पड़ता है। तो जो लॉ निकलता है वो क्या निकलता है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, क्या बोलता है वो लॉ की, द सम ऑफ मास एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल इज सेम बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्शन। मतलब कि जो मास और एनर्जी का सम है किसी भी सिस्टम और पार्टिकल के लिए, वो जो इंटरेक्शन से पहले जितना था वही कितना होगा बाद में। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो क्या आता है, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या बताता है कि
कोई भी जब न्यूक्लियस है उसका जो रेस्ट मास है, रेस्ट मास मतलब जब न्यूक्लियस रेस्ट पे है मतलब इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, एंड द सम ऑफ द रेस्ट मासेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियन, मतलब अलग अलग अगर अपन बात करें कि एक न्यूट्रॉन का मास प्लस एक प्रोटॉन का मास, डिफरेंट डिफरेंट अपन बात करें, ठीक है, एक न्यूट्रॉन का मास प्लस एक प्रोटॉन का मास, दोनों का जो मास होगा उसका अगर अपन सम करें, और एक न्यूक्लियन जो किसमें किसी न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियन है, तो एक न्यूक्लियन का जब मास कंपेयर करते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास से, तो अपन क्या देखते हैं, वो क्या निकलता है, कम निकलता है। फिर से सुनना मैंने क्या बोला, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन दोनों का जो मास है डिफरेंट, अगर अपन उनके मास का टोटल सम करें और एक किसी भी न्यूक्लियस से अगर एक न्यूक्लियन को बाहर निकालते हैं, तो उस न्यूक्लियन का जो मास होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है कंबाइन फॉर्म में है, तो वो जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन होता है उसका मास हमेशा क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास से, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। तो ये क्या आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ ए न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द रेस्ट मासेस ऑफ इट कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियन इन इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। अब कंसीडर करो भी कोई न्यूक्लियस है, उसका जो किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स जेड से, जेड क्या है प्रोटॉन और ए माइनस जेड क्या होते हैं न्यूट्रॉन, तो मास डिफेक्ट कितना हो जाएगा कि इंडिविजुअली मास ऑफ प्रोटॉन निकाला, इंडिविजुअली मास ऑफ न्यूट्रॉन निकाला, उसमें से अगर न्यूक्लियन के मास को माइनस कर दे तो जो निकलता है वो क्या होता है, मास डिफेक्ट। क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का डिफरेंट मास ऐड करे तो वो हमेशा क्या होता है, ज़्यादा एज कम्पेयर टू किसी न्यूक्लियन को करे। तो ये जो चीज़ होती है ये किसकी वजह से होती है, बाइंडिंग एनर्जी की वजह से। उससे पहले एक बार एक और चीज़ देख लेते हैं, वो क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो किसका, मास डिफेक्ट बाय मास नंबर का किसी भी न्यूक्लियस के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो क्या है हमारा, बाइंडिंग एनर्जी, जिसके ऊपर आगे का पूरा चैप्टर ही बेस है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियो। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, तो अपन क्या देखते हैं कि एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ए स्टेबल स्ट्रक्चर। अपन को पता है कि न्यूक्लियस क्या होता है, वो स्टेबल होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो कि एक एट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड होते हैं। पर अपन क्या देखते हैं कि अगर उस न्यूक्लियन से अगर मेरे को क्या करना है, तोड़ना है, मतलब किसी भी न्यूक्लियस को मेरे को तोड़ना है और उसके पार्टिकल अलग अलग करने हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। फिर से किसी भी न्यूक्लियस क्या होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, अगर मेरे को किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क डन होता है वही अपन को क्या देता है, बाइंडिंग एनर्जी। तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाती है वो क्या हो जाती है कि द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ a nucleus may be defined as the energy required to break up a nucleus into its constituent proton and neutron। मतलब एक न्यूक्लियस को मेरे को तोड़ना है और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को अलग अलग बाहर निकालना है, तो तोड़ने के लिए जो मेरे को एनर्जी लगानी पड़ेगी, जो वर्क डन लगाना पड़ेगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, ताकि वो दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए और एक दूसरे को इंटरेक्शन ना करें। इसको और कैसे बोल सकते हैं, अब एक चीज़ समझो, आप क्या बोल रहे हो कि आपको उसको तोड़ने के लिए क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग थे, तो जब वो एक हुए होंगे क्या बनाने के लिए, न्यूक्लियस बनाने के लिए, तो उन्होंने वो एनर्जी क्या दी होगी, एक्स्ट्रा निकाली होगी अपने से। फिर सुनना मैंने क्या बोला, कोई चीज़ जब है उसको तोड़ने के लिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है, एनर्जी देनी पड़ रही है। इसका मतलब जब वो एक हुए होंगे तब उन्होंने क्या करा होगा, उतनी एनर्जी रिलीज करी होगी। फिर से सुनो, बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर एक न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए मेरे को एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब क्या है कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक हुए होंगे न्यूक्लियस बनाने के लिए, तो उन्होंने उतनी ही एनर्जी क्या करी होगी, रिलीज करी होगी, तभी तो उनको ब्रेक करने के लिए वापस वो एनर्जी देनी पड़ रही है। तो दोनों फॉर्म में दोनों डेफिनेशन क्या हो जाती है, फर्स्ट डेफिनेशन तो अभी आपको दिख रही है, क्या है कि द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस में बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप न्यूक्लियस इनटू इट कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। और दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाती है कि सो द बाइंडिंग एनर्जी आल्सो में बी डिफाइंड एज द सरप्लस एनर्जी विच द न्यूक्लियन गिव अप। मतलब वो एक्स्ट्रा, सरप्लस मतलब क्या, एक्स्ट्रा, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि न्यूक्लियन देते हैं जब बाय वर्च्यू ऑफ द अट्रैक्शन व्हेन दे बिकम बाउंड टू फॉर्म द न्यूक्लियस। मतलब जब वो न्यूक्लियस बनाते हैं उस मूवमेंट पे, पहले क्या था, अलग अलग थे, प्रोटॉन अलग था, न्यूट्रॉन अलग था, बाद में एक हो गए और क्या बना, न्यूक्लियस बना। तो जब वो न्यूक्लियस बना उस टाइम पे उन्होंने एक्स्ट्रा एनर्जी वो जो दे दी, रिलीज कर दी, उसी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। जो तोड़ने के लिए चाहिए अपन को,
वही अपन को मिलती है जब वो दोनों क्या होते हैं, एक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है डेफिनेशन किसकी, बाइंडिंग एनर्जी की। अब नेक्स्ट क्या आता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो अब बाइंडिंग एनर्जी क्या थी, एक न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो चाहिए, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाएगी, तो एक न्यूक्लियन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, आ रहा है समझ में, पूरे न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो चाहिए होती है वो जनरल क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पूरे न्यूक्लियस के लिए। पर एक न्यूक्लियन को, न्यूक्लियन क्या होता है, मतलब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन आपस में क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियन। तो उन दोनों को, मतलब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जो आपस में स्टिक है, उनको अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या हो जाती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब न्यूक्लियस की जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, न्यूक्लियस की जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, उसके अंदर अगर मैं उसके मास नंबर का डिवाइड कर दूं, क्योंकि मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर किसी भी न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं उसके मास नंबर का डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसी से फिनोमेना बनता है क्या है, वो बाइंडिंग एनर्जी कर्व। अब इसमें क्या है कि कर्व अपन को समझना है कि इस कर्व से कंक्लूजन क्या निकलते हैं, क्योंकि इस कर्व से जो कंक्लूजन निकलेंगे वही अपने काम के हैं जो कि आगे का चैप्टर गवर्न करेंगे। तो अभी तक अपन को समझ में क्या आना चाहिए था कि भाई जो मास डिफेक्ट होता है वो क्यों होता है। तो मास डिफेक्ट अपन ने समझ लिया कि जो इंडिविजुअल प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास होता है वो क्या होता है, ज़्यादा। क्यों, जनरली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब आपस में एक होते हैं न्यूक्लियन बनाने के लिए, न्यूक्लियस बनाने के लिए, तो उस मोमेंट पे अपनी वो कुछ एनर्जी निकाल देते हैं, और वो एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मास की फॉर्म में वो एनर्जी निकलती है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि मास डिफेक्ट आता है। आ रहा है समझ में। और ऐसे क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी, उसको तोड़ने के लिए, न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जितनी चाहिए वो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब एक होते हैं तब भी जो एनर्जी निकलती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, दोनों डेफिनेशंस की फॉर्म में। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, तो ये कर्व है किसका, मास नंबर का, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन आ रहा है समझ में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। तो जनरल इंट्रोडक्शन की एक बार बात करते हैं। क्या है जनरल इंट्रोडक्शन, द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस गिव्स अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। मतलब अगर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, कोई न्यूक्लियस जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब उसको तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसका मतलब वो क्या है, उतना ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब किसी न्यूक्लियस की जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है उतना ज़्यादा वो क्या है, स्टेबल। और किसी न्यूक्लियस की जितनी कम बाइंडिंग एनर्जी है उतना ज़्यादा वो क्या, अनस्टेबल। मतलब अगर किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कम है, इसका मतलब क्या, उसको थोड़ी सी एनर्जी दूंगा वो टूट जाएगा। आ रहा है समझ में। तो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल कब होगा, जब उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये तो बात होती है स्टेबिलिटी की। तो ये जो ग्राफ है ये जनरली अपन को बताता क्या है, स्टेबिलिटी ही बताता है। अब इस ग्राफ के जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकलते हैं वो अपन को देखने हैं। कुछ ही गिने चुने थोड़े से कंक्लूजन है, लेकिन वो कंक्लूजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो क्या निकल रहा है यहाँ पे, एक्सेप्ट फॉर सम न्यूक्लियाई लाइक H, E, C and O, the values of binding energy per nucleon lie on nearly smooth कर्व। अपन देखते हैं कि जो हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन है, देखो इस कर्व के अंदर ये जो हीलियम, कार्बन और जो ऑक्सीजन है, ये तीनों ही क्या आ रहे हैं, काफ़ी फ्लक्चुएशंस के अंदर आ रहे हैं। बाकी जो ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं उनकी जो वैल्यू है बाइंडिंग एनर्जी की वो लगभग किस में आ रही है, स्मूथ कर्व में। मतलब यहाँ से लेके ये क्या है नीचे मास नंबर, तो मतलब ज़्यादातर यहाँ से लेके यहाँ तक के जो मास नंबर के एलिमेंट्स हैं उन सबके जितनी भी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सब किस पर आ रही है, स्मूथ कर्व पर आ रही है। बस ये तीन ही ऐसे हैं जिनकी जो बाइंडिंग एनर्जी कहाँ आ रही है, काफ़ी फ्लक्चुएशंस के अंदर आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है अपना फर्स्ट कंक्लूजन। नेक्स्ट क्या कंक्लूजन है कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियाई लाइक H। अब इसका मतलब क्या है कि जो लाइट न्यूक्लियाई है, ये देखो जो लाइट न्यूक्लियाई है, ये लाइट न्यूक्लियाई जो है इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है, कम है। क्योंकि नीचे, क्योंकि ये जो ऊपर, जितना ऊपर है मतलब बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा, तो ये जो नीचे आ रहे हैं हाइड्रोजन वाले, इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कंक्लूजन, द मास नंबर रेंज 2 to 20, there are well defined maxima and minima on the curve. The maxima occur for helium, carbon, oxygen, indicating the higher stability of these nuclei than the neighboring ones. The minima corresponding to low stability. क्या मतलब है इस पॉइंट का, कि ये जो कर्व है इसके अंदर यहाँ पे देखो, अभी जो अपन ने बात करी थी कि ये जो हाइड्रोजन, कार्बन और हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन, इनके अंदर क्या देखते हैं कि ये मैक्सिमा पे,
एज कंपेयर टू उनके पास वाले एलिमेंट्स कौन है यहाँ पे, एन, एल आई और ऑक्सीजन। ये जो है इनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, कम है, क्योंकि इनका जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है, कम। तो अगर अपन इन पड़ोसियों की बात करें तो एच ई सी और ओ, इनकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि ये कहाँ पे आ रहे हैं, मैक्सिमम पे आ रहे हैं एज कंपेयर टू जो इनके पड़ोसी है, कौन है, एल आई एन और ओ। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्या है, द कर्व हैज ए ब्रॉड maximum close to the value of 8.5 million electron volt per nucleon in the mass number range from 40 to 120. It has peak value of 8.8 million electron volt for Fe। ठीक है, तो अपन क्या देखते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, यहाँ पे देखो Fe के लिए आ रही है, आयरन के लिए, तो आयरन के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, अप्रोक्स 8.4 इलेक्ट्रॉन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि क्या है सबसे ज्यादा। तो इसलिए ये बोल रहा है कि ब्रॉड मैक्सिमम, क्योंकि जो कर्व बन रहा है वो ज्यादातर क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो कर्व जो है मैक्सिमम, जो अपन कर्व देख रहे हैं वो कितना बन रहा है, मैक्सिमम, ज्यादातर मैक्सिमम जो वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम है। कि ये जो वाली जो वैल्यू है, ज्यादातर वैल्यू जो आ रही है कहाँ पे आ रही है, जीरो वैल्यू से इतनी ऊपर, और जीरो वैल्यू से इतनी ऊपर है, मतलब ज्यादातर जो एलिमेंट्स है उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन वो क्या है, बहुत ज्यादा। इसलिए बोल रहा है कि ब्रॉड मैक्सिमम है ज्यादातर के लिए। नेक्स्ट क्या है, द मास नंबर इंक्रीजेज फर्दर, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन शोज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन ड्रॉप्स टू द 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन फॉर यूरेनियम 238. This decrease is due to the Coulomb repulsion between the proton which makes the heavier nuclei less stable. क्या मतलब है इसका, कि अगर अपन मास नंबर जो है अगर अपन और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे देखो जब मास नंबर को और ज़्यादा अपन इंक्रीज कर रहे हैं, इधर से इधर जाए जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, मास नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो मास नंबर इंक्रीज हो रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे आयरन की कितनी है, इतनी है। और मास नंबर ज़्यादा इंक्रीज करते करते अगर मैं यूरेनियम पे चला जाऊँ तो यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी क्या आ रही है, कम आ रही है। मतलब मास नंबर ज़्यादा करा लेकिन फिर भी बाइंडिंग एनर्जी का क्या आ गया, यहाँ पे गैप आ गया। अब बाइंडिंग एनर्जी का गैप आ गया, मतलब अगर आप और ज़्यादा मास नंबर इंक्रीज करते हो तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है, कम होती है। अब अपन पहले क्या देखते हैं कि यहाँ पे मास ज़्यादा हो रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। पर अब बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, एक लिमिट के बाद, आयरन के बाद भी, उसके बाद भी ज़्यादा करते हैं अगर अपन मास नंबर, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, कम। क्यों हो रही है बाइंडिंग एनर्जी कम उसके बाद, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो इतना हैवी हो जाता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या हो जाता है, कम। और जो कोलम्बिक रिपल्शन फोर्स है न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स के बीच में, वो क्या करता है, डोमिनेट करता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जितना ज़्यादा अगर आप मास नंबर बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा, आयरन से ज़्यादा इंक्रीज करते हो तो जो न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाता है, लेस स्टेबल। ठीक है, अब फिर से एक बार मैं इस ग्राफ के जो कंक्लूजन है आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये जो ग्राफ है इसके अंदर क्या है कि ब्रॉड पे क्या है, मैक्सिमम, ब्रॉड मैक्सिमम मतलब ज़्यादातर पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसका होता है, आयरन का। उससे ज़्यादा करते हैं तो क्या आता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम, कोलम्बिक रिपल्शन की वजह से। और ये जो हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन है, इनके क्या है, मैक्सिमा, और ये क्या है, अपने पड़ोसियों से क्या है, ऊपर है। इसका मतलब इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, इनके जो पड़ोसी है एल आई एन और ओ, इनकी कंपेरेटिव में क्या है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा, मतलब ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल। एच की अगर अपन बात करें तो इनके जो मास नंबर जिनके कम होते हैं उनके बाइंडिंग एनर्जी भी जनरली क्या देखी गई है, कम देखी गई है। मतलब वो क्या होते हैं, जनरली लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या निकलते हैं अपने कंक्लूजन। तो ये जो कर्व है इसको अपन एप्लीकेशन में कैसे लेते हैं, तो इसको एप्लीकेशन में कुछ इस टाइप से लिया जाता है कि दो अपने बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होते हैं। क्या होते हैं इंपॉर्टेंस है बाइंडिंग एनर्जी कर्व की, द बाइंडिंग एनर्जी कर्व कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। फिजन क्या होता है, फिजन मतलब होता है टूटना, और फ्यूजन क्या होता है, जुड़ना। न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या है कि एक जो न्यूक्लियस है वो टूट रहा है, किस में टूट रहा है, छोटों में टूट रहा है। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन इज स्मॉलर फॉर हैवियर न्यूक्लियाई। हैवियर जो न्यूक्लियाई है उस ऑब्वियसली बात अपन पढ़ते हैं कि बहुत ज़्यादा जो हैवी होते हैं उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, कम। जो मिडिल में है उनकी कंपेरेटिव में कम होती है। आ रहा है समझ में, जो मिडिल में है, जैसे अपन अगर आयरन की बात करें उसकी कंपेरेटिव में जो यूरेनियम की है, जो कि सबसे लास्ट में आ रहा है, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम।
तो अपन क्या देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर फॉर हेवियर न्यूक्लियाई देन द मिडिल वन। तो इसका मतलब जो हैवी न्यूक्लियाई वो क्या लेस स्टेबल। तो व्हेन हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू द हायर लाइटर न्यूक्लियर, मतलब जो यूरेनियम है अगर मैं उसको क्या कर देता हूँ ब्रेक, अगर यूरेनियम के न्यूक्लियस को अगर मैं क्या कर देता हूँ ब्रेक कर देता हूँ, तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितने में चेंज होती है 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितनी चेंज हो जाती है 8.4, मतलब ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी में वो कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियर रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। और यही जो होता है ये कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक होता है कि इसका एटॉमिक बॉम्ब का क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि अगर आप एक ऐसी बहुत भारी न्यूक्लियस को तोड़ते हो यूरेनियम को, तो वो दो छोटों में टूटता है और आपको जो बाइंडिंग एनर्जी मिलती है वो क्या है कि 7.6 से 8.4, मतलब बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई ज़्यादा। बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो गई इसका मतलब क्या है कि जब जो बड़ा न्यूक्लियस है वो छोटों में टूटेगा तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी अपन को मिल जाएगी जब वो दो में टूटेगा। फिर से सुनना मैंने क्या बोला, अगर किसी एक बड़े न्यूक्लियस को मैं ब्रेक करता हूँ तो उसको ब्रेक करने के लिए जो मेरे को एनर्जी देनी पड़ रही है वो तो क्या है कम, लेकिन उसके ब्रेक होने के बाद वो जिन दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ उनसे जो लिबरेशन की एनर्जी और रिलीज होती है वो एनर्जी अपन को जो मिली वो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल गई अपन को। इसका मतलब एक बड़े न्यूक्लियस को मैं छोटों में तोड़ूंगा तो मेरे को बहुत एनर्जी मिलती है और ये जो प्रोसेस होती है इसको अपन क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। और यही क्या होता है कॉन्सेप्ट होता है कि इसका एटॉमिक बॉम्ब का। नेक्स्ट क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब एक होना, एक होना मतलब क्या है दो छोटे न्यूक्लियस को जोड़ के मैं एक कर रहा हूँ। क्या हो रहा है इससे कि दो छोटे न्यूक्लियस है मतलब उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है कम, बाइंडिंग एनर्जी अभी कम है और उनको जोड़ के जब मैंने एक बड़ा न्यूक्लियस बना दिया तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है ज़्यादा। अभी अपन ने देखा कि छोटों की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कम, जिनका मास नंबर कम है, और जिनका मास नंबर ज़्यादा है एवरेज या मिडिल में जो आ रहे हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है ज़्यादा। तो दो जब छोटे लेस स्टेबल न्यूक्लियस को मैं जोड़ के एक कर देता हूँ तब जो मेरे को बाइंडिंग एनर्जी मिलती है वो क्या मिलती है बहुत ज़्यादा मिलती है। इसका मतलब दो को अगर मैंने जोड़ दिया, दो छोटे लेस स्टेबल न्यूक्लियस को अगर मैंने जोड़ दिया तो मेरे को जो बाइंडिंग एनर्जी मिली बाद में मिली, पहले क्या थी कम, बाद में क्या हो गई ज़्यादा। तो मतलब दो न्यूक्लियस को जब ऐड करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी जो रिलीज होती है वो क्या होती है बहुत ज़्यादा। इसलिए अपन बोलते हैं कि उस एनर्जी का अपन काम में लेते हैं क्या बनाने में, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में, और यही उसका क्या होता है बेसिस होता है। ठीक है, थैंक यू।